गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में आपको मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि आणविक कक्षक के सिद्धांत में एक और एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया गया था और इसके साथ ही आपसे कहा गया था कि आपके जो बाकी मॉलिक्यूल्स बुक में दिए गए हैं आप उनकी प्रैक्टिस करिए और इसके बाद अगर आपको किसी मॉलिक्यूल में कोई कन्फ्यूज़न आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हिंदी में कहते हैं हाइड्रोजन बंधन। ये हमारे रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना जो टॉपिक चल रहा है उसका लास्ट कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझने से पहले अगर आपको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स यानी कि ध्रुवीय सहसंयोजी बंध का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर है तो आप इसे बहुत ईजिली समझ पाएंगे। ध्यान से देखिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। तो दो साइंटिस्ट थे हमारे, लेटमर और रोडबुश। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले लोगों के सामने दिया और इनके अकॉर्डिंग जब हाइड्रोजन जो कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, विद्युत धनावेशित परमाणु होता है, ये किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एटसेट्रा के साथ बॉन्ड बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाया। हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच बॉन्डिंग कैसी होगी? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन 1s1 और फ्लोरीन के पास होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p5। आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लाएगा, फ्लोरीन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लाएगा और इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? शेयरिंग होती है। और इस तरह से हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बन जाता है, एकल संयोजी बंध यहाँ पर बनता है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन अगर किसी अत्यधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जब बंध बनाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट को कहा जाता है जो साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्लोरीन क्या करेगा? जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपनी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, ज़्यादा आकर्षित कर लेता है, जिस कारण से फ्लोरीन पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है, यानी कि पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज यानी कि आंशिक रूप से धन आवेश। ऐसा होने के बाद अगर दो या दो से अधिक हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल ये है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, एक मॉलिक्यूल ये प्रेजेंट है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, तो यहाँ पर होगा क्या? इस पर होगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पर होगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पर यहाँ पर होगा पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव। तो ऐसे दो या दो से अधिक अणु जब एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके विपरीत आवेशित परमाणु यानी कि अपोजिटली चार्ज एटम्स एक दूसरे के साथ एक स्पेशल टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं। इस स्पेशल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इस विशेष प्रकार के आकर्षण बल को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, या हिंदी में ऐसे कहते हैं हम हाइड्रोजन बंध। और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि हाइड्रोजन बंधन। क्यों इसको हाइड्रोजन बॉन्ड दिया? क्योंकि यहाँ पर ये जो स्पेशल टाइप का बॉन्ड बन रहा है वो इस वजह से क्योंकि हाइड्रोजन ने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग करके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था उसको उस नेगेटिव एलिमेंट की तरफ क्या कर दिया? ज़्यादा अट्रैक्ट करवा दिया। तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंधन से आप क्या समझते हैं, तो आप अपने शब्दों में बस यही बात बताएंगे कि व्हेन हाइड्रोजन एटम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, then shared electron pair will move towards electronegative elements, due to which hydrogen atom will contain partially positive charge and that electronegative element will contain partially negative charge. When two or more such kind of molecules come close to each other, then there will be a special kind of attraction force arises between the atoms of opposite charge and that attraction force will called hydrogen bonding. जब हाइड्रोजन किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ बंध बनाता है तो साझा किए हुए इलेक्ट्रॉनों का जो पेयर होता है, जो युग्म होता है, वो विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर थोड़ा सा ज़्यादा
आकर्षित हो जाता है, जिस कारण से हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक रूप से धन आवेश तथा विद्युत ऋणात्मक तत्व के ऊपर आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाता है। जब ऐसे दो या दो से अधिक अणु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके विपरीत आवेशित परमाणुओं के बीच एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल उत्पन्न होता है। इस आकर्षण बल को हाइड्रोजन बंध कहा जाता है तथा इस प्रक्रिया को हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से, मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें थोड़े बहुत एक्सेप्शन आ जाते हैं, जैसे कि उनका जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या करेगा, ये अणुओं को बांध करके रखेगा, तो आसानी से जो अणु हैं वो एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, यानी कि मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखता है, तो मॉलिक्यूल्स ईजिली एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, जिस कारण से उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है, अणु की जो स्थायित्व है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको दो प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़नी, दो तरह के हाइड्रोजन बंध पढ़ने हैं। एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर और दूसरा होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर। ध्यान दीजिएगा, इंटर और इंट्रा थोड़ा सा बस स्पेलिंग का डिफरेंस है। ये दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। किस बेसिस पर? कि जब हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो दो या दो से अधिक अलग अलग अणुओं के मध्य हो, जैसे कि आपने यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड का केस देखा। एक और एग्जांपल आपको यहाँ दिखाते हैं, वाटर का केस। ये आपका HOH वाटर का मॉलिक्यूल है। इसके ऊपर होगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? यहाँ पर एक और हमने वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। ये इस तरह से ये वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इस पर भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर इन दोनों एटम्स के बीच में स्पेशल टाइप का अट्रैक्शन फोर्स अराइज होगा, जिसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बंध। इसे हाइड्रोजन बंध के नाम से जाना जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच पाई जा रही है, इसलिए इसको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हिंदी में कहते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। ध्यान दीजिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर माने दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, तो इंट्रामॉलिक्यूलर क्या हो जाएगी? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो सेम रहता है, मतलब एक ही अणु के अंदर जब दो ऐसे परमाणु उपस्थित हों जिनके बीच आकर्षण बल उत्पन्न हो जाए तो वहाँ पर होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसे कहते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, जिसका आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये देखिए, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का यहाँ पर हम एग्जाम्पल बनाने जा रहे हैं। बेंजीन रिंग है, यहाँ पर लगा होता है OH ग्रुप और यहाँ पर प्रेजेंट होता है NO2 ग्रुप। ये आपका NO2 ग्रुप है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। अब देखिए, ये ग्रुप अलग था, ये OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इनके बीच एक स्पेशल टाइप का अट्रैक्शन फोर्स होगा, एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल पाया जाएगा, जिसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बंध। क्योंकि ये हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के मध्य बन रहा है। देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल सेम है, यहाँ पर क्या था, अलग अलग मॉलिक्यूल थे। ये एक वाटर मॉलिक्यूल था, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल था, और इनके पर एटम्स के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा था। तो हमने कहा था इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि अंतराणुक। लेकिन अगर हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, एक ही अणु के अंदर हो रही है, तो उसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। तो ये थे हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी के साथ आपका जो केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म होता है, यानी कि रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना का जो बिंदु था वो चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ अवर नेक्स्ट चैप्टर इज S ब्लॉक एलिमेंट्स, S ब्लॉक के तत्व। S ब्लॉक एलिमेंट्स किन्हें कहा जाता है? पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट वो एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन S1
या S2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, या हम इसे कह सकते हैं NS1 या NS2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है, NS1 या NS2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण प्रदर्शित करता है, उन्हें S ब्लॉक तत्व या S ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। आपने पीरियोडिक टेबल में दो ग्रुप पढ़े होंगे स्टार्टिंग में, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, यानी कि आपने दो समूह पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा S1 ग्रुप, एक पढ़ा होगा S2। तो ये वाला केस होता है NS1 का, ये केस होता है NS2 का। क्लियर? NS1 या पहला समूह क्या होता है? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन NS1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 विन्यासीकरण प्रदर्शित करता है, उन्हें S1 ब्लॉक के तत्व या फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स कहा जाता है। बहुत ध्यान समझिएगा, आप पढ़ रहे हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स। S ब्लॉक एलिमेंट किन्हें कहा गया? जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो NS1 में जाए या NS2 में। आप S ऑर्बिटल जब बनाते हैं तो इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो अगर केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो NS1 का केस होगा, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो NS2 का केस होगा। और इस बेसिस पर हम हमारे S ब्लॉक एलिमेंट्स को, जो हमारे S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कहलाता है एल्कली मेटल्स, यानी कि क्षार धातुएं, और दूसरे होते हैं हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी कि क्षार मृदा धातुएं। ये दो तरह के हमारे S ब्लॉक तत्व पाए जाते हैं। एल्कली मेटल्स के केस में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? तो आपको बताया गया था ली, ना, करे, रब, से, फरियाद, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये होते हैं हमारे एल्कली मेटल्स, यानी कि क्षार धातुएं। वहीं पर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आपको पढ़ाया गया था बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाबा, राजू, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो ये होते हैं हमारे एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू अगर आप इन्हें समझें कि क्यों ये NS1 में रखे गए, क्यों NS2 में रखे गए, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए। मैं तीन एलिमेंट्स का आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 1s2 2s1। सोडियम का करिए 1s2 2s2 2p6 3s1। वहीं पर पोटेशियम का करिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11, पोटेशियम का होता है 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ध्यान से देखिए, 2 1 3 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10 11 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19 इलेक्ट्रॉन। और सब में जो बाहतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है, सब में किस में जा रहा है? S1 में। ठीक है, 2s1 3s1 4s1 5s1, इस वजह से इन्हें कहा जाता है NS1। यहाँ पर N जो है वो उसके पीरियड को शो करता है, आवर्त की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो जितनी हमारी एल्कली मेटल्स होती हैं, इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो NS1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है, NS1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण प्रदर्शित करता है। इस कारण से इन्हें S ब्लॉक तत्व या S1 ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अब बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का मैं केस आपको बताता हूँ। बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है और कैल्शियम का होता है 20। जब बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2, मैग्नीशियम का करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, कैल्शियम का करिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10 2 12 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 इलेक्ट्रॉन। और सब में अगर आप बाहतम कोश के इलेक्ट्रॉन को देखिए 2s2 3s2 4s2, तो सब में केस क्या बन रहा है? NS2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। तो जो हमारे NS1 होते हैं वो कहलाते हैं क्षार धातु में एल्कली मेटल्स। इसमें एलिमेंट्स आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। वहीं पर जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है NS2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो होता है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो NS2 शेल में जाए
उसे कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि क्षार मृदा धातुएं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन्हें एल्कली मेटल्स और इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, या ये जो क्षार शब्द आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर क्या है। तो जब आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाई गई थी उसमें एक पॉइंट था नेचर ऑफ ऑक्साइड यानी कि ऑक्साइडों की प्रकृति। तो जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, जो हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, या इसको आप कह सकते हैं ये नेचर में एल्कलाइन होते हैं यानी कि क्षारीय होते हैं। यानी कि हमारे जो धातुएं हैं उनके ऑक्साइड जो हैं वो कैसे होते हैं, वो क्षारीय होते हैं, जिस कारण से इन्हें क्षार धातुएं कहा जाता है या क्षार मृदा धातुएं कहा जाता है। मृदा का मतलब होता है क्योंकि ये जो आपके तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, ये आपके मिट्टी में पाए जाते हैं, यानी कि अर्थ से हम इन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं, अर्थ से यानी मिट्टी से इन्हें निष्कर्षित करते हैं, इस कारण से इन्हें क्षार मृदा धातुएं भी कहते हैं। और ये जो हमारी क्षार मृदा धातुएं होती हैं ये रेयर अर्थ मेटल्स भी कहे जाते हैं, इनको रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं। तो देखिए इनको क्षार धातुएं या क्षार मृदा धातुएं क्यों कह रहे हैं, या क्षार शब्द क्यों आ रहा है, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं, एल्कलाइन होते हैं। कैसे पता चले, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ ले लिया सोडियम ऑक्साइड, हमें बनाना है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। आपने बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा फॉर्मूला बनाने वाला कि ये वैलेंसी जो है एक दूसरे में शिफ्ट हो जाती है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बनता है वो बनता है Na2O का। सोडियम ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल बनेगा वो Na2O बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। तो हमने क्या किया, इस सोडियम ऑक्साइड को चेक करने के लिए कि इसका ऑक्साइड बेसिक है या एसिडिक, इसमें हमने मिला दिया वाटर। जैसे ही हमने वाटर ऐड किया तो यहाँ पर बन गया सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड NaOH। ये देखिए आपने जैसे ही सोडियम ऑक्साइड का वाटर में सॉल्यूशन बनाया, आपने इस धातु के ऑक्साइड को जल में घोला, तुरंत घुल गया, और जो हमें विलयन मिला, जो सॉल्यूशन मिला वो कैसा है, बेस मिला, एक क्षार मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिस कारण से हमारे जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड का CaO। इसमें जब आप H2O मिलाएंगे तो यहाँ पर बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या होता है, एक क्षार होता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारे जो मेटल्स हैं, यहाँ पर जो S ब्लॉक तत्व हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, नेचर में क्षारीय होते हैं, जिस कारण से इन्हें क्षार धातुएं या क्षार मृदा धातुएं कहा जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि S ब्लॉक तत्व क्या होते हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन NS1 या NS2 कोश में प्रवेश करता है, यानी कि जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन NS1 या NS2 सबशेल में जाता है, उन्हें S ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। ये पीरियोडिक टेबल में एकदम लेफ्ट साइड में रखे जाते हैं, और इनका स्पेशल नाम जो है NS1 और NS2 के अकॉर्डिंग इन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी कि क्षार धातुएं एवं क्षार मृदा धातुएं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण करने पर प्राप्त होता है कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन NS1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है, यानी कि NS1 विन्यासीकरण प्रदर्शित करता है, जबकि क्षार मृदा धातुओं का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो NS2 कन्फिग्रेशन शो करता है, NS2 विन्यासीकरण प्रदर्शित करता है। फिर पॉइंट आया कि इन्हें क्षार धातुएं या क्षार मृदा धातुएं क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारी धातुएं हैं इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो प्रकृति में क्षारीय होते हैं, इनके ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं। इसको पता करने के लिए हमने हमारे मेटेलिक ऑक्साइड्स को वाटर में डिज़ोल्व किया। वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन मिले वो कैसे थे, बेसिक थे, नेचर में क्षारीय थे, जिससे पता चलता है कि हमारे जो मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं, और इसी वजह से इन्हें क्षार धातुएं या क्षार मृदा धातुएं कहते हैं। मृदा शब्द का मतलब यहाँ पर यह है कि इन्हें हम अर्थ से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, इन्हें पृथ्वी से निष्कर्षित किया जाता है। आपके पास यहाँ पर सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और एल्कली मेटल्स के नाम दिए हुए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। अब आपको एक एक करके दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़नी है, यानी कि एल्कली मेटल की और एल्कलाइन अर्थ मेटल की, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण, जो आपको बता दिया गया है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एल्कली मेटल्स यानी कि क्षार धातुएं।
इनके गुण। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको पढ़नी है वो है अब इनकी अकरेंस। अकरेंस का मतलब होता है प्राप्ति। आप इन धातुओं को कहाँ से प्राप्त करेंगे, आपको ये मिलेंगी कहाँ? तो हमारे जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं, जो क्षार धातुएं हैं, वो प्रकृति में कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाएंगी, यानी कि फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करती। क्यों? क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स माने गए हैं। आपने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ी होगी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो आपने यही पढ़ा होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, सॉरी यहाँ पर बीच में एल्युमिनियम, फिर आयरन, फिर नीचे आएंगे हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है, जिसमें जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो विद्युत क्रियात्मकता जो होती है, इलेक्ट्रो एक्टिविटी जो होती है, वो बढ़ती जाती है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों इतने हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, इतने अत्यधिक क्रियाशील होते हैं कि ये कभी भी प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। ये हमेशा अपने यौगिकों के रूप में पाए जाएंगे। यौगिक में क्या क्या आएंगे? क्लोराइड हो सकते हैं, फ्लोराइड हो सकते हैं, कार्बोनेट हो सकते हैं, या हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिन्हें बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। तो जो एल्कली मेटल्स होते हैं, जो क्षार धातुएं होती हैं, वो अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। ये सदैव अपने यौगिकों के रूप में उपस्थित होती हैं। ड्यू टू हाईली रिएक्टिव इन नेचर, एल्कली मेटल्स कांट बी एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर एंड दे विल ऑलवेज फॉर्म इन देयर कंपाउंड फॉर्म। एक और रीज़न है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसमें से अगर आपने सोडियम और पोटेशियम के बारे में पढ़ा हो तो ये इतने ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर आप इनको एयर में ओपन करके रख दो, जैसे कि ऐसे बाउल में आपने यहाँ पे सोडियम रख दिया खुले में, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जलने लगता है। और इस वजह से हम इसे वाटर में भी नहीं रख सकते, पानी में भी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि पानी में भी क्या होती है? घुलनशील ऑक्सीजन होती है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, जिस कारण से हम इन्हें पानी में भी नहीं रख सकते हैं। और सोडियम और पोटेशियम को फिर किस में रखा जाता है? कैरोसिन ऑयल में, यानी कि मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा क्रियाशील हैं कि ये वायु से अभिक्रिया करके जलने लगते हैं, जिस कारण से ये कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाएंगे। ये किसी न किसी यौगिक के रूप में पाए जाएंगे, किसी न किसी कंपाउंड के स्टेट में होंगे, कंबाइंड स्टेट में कंपाउंड के फॉर्म में होंगे, और इन्हें हम एक्सट्रैक्शन के थ्रू, यानी कि निष्कर्षण की विधि द्वारा क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो ये था हमारा पहला पॉइंट इनकी प्रॉपर्टी में, अकरेंस यानी कि प्राप्ति। अब इसके बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में समझा जाएंगे। यहाँ तक अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो एक्सप्लेनेशन पूरा देखिए। साथ ही जो लोग स्कूल आ सकते हैं, स्कूल आइए, तो और भी अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ओके क्लास, थैंक यू।